प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ समृद्ध प्रारब्ध का पैनल श्री पुष्कर अवस्थी जी और अवनीश जी। सर, दोनों लोग को बहुत-बहुत राम-राम। राम राम भैया, राम राम। दर्शकों, आज का जो विषय है वह है कल मोदी जी ने संसद में एक 20-25 मिनट की स्पीच दी है। उन्होंने पश्चिम एशिया ही कहा और पश्चिम एशिया ही हमें कहना चाहिए। पश्चिम एशिया में हो रहे समय युद्ध पर भारत पर जो असर पड़ रहा है और जो पड़ेगा उसके बारे में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और एक उन्होंने बहुत जरूरी बात कही है, वह देखने लायक है। मैं आपको वह हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद शांतिपूर्ण हम समाधान के लिए इस पर चर्चा प्रोत्साहित करेंगे। करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। इसी आग्रह के साथ मैं अपना वक्तव्य जी। तो मैं सबसे पहले पुष्करदा से जानना चाहूंगा। पुष्करदा, भाव भंगिमा तो बड़ी कठोर रूप में थी। अक्सर वह बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि कभी वो पन्ने पढ़ते नहीं थे, कभी नीचे देखकर बात नहीं करते थे। स्पीच हमेशा सामने देख कर देते थे और बाकी जो कहा है उन्होंने तो कहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? दर्शकों को मैं बताता हूँ, पुष्करदा इस बारे में हम लोग को कुछ नहीं तो 6-7 साल से आगाह कर रहे थे कि यह समय आएगा जब अंदरूनी बहुत मेजर डिस्टर्बेंसेस होंगे और उसके अब नतीजे या उसकी जो आहटें आने लगी। पुष्करदा, प्लीज। कल जो तुमने बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में आकर एक बयान दिया, बयान के एक तरीके से समझा जाए इसको उद्बोधन कहा जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये भारतीय जनता को उद्बोधन था, लेकिन मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए भी संबोधन था। इसीलिए वो जो लिखा हुआ था वही पढ़ रहे थे, ताकि उसमें कहीं भावावेश में आकर कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसका इंटरप्रिटेशन जो है इंटरनेशनल लेवल पे कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। इसलिए बहुत गाइडेड था, बहुत क्लियरिटी थी और जिस संभावना को की तरफ वो इशारा कर रहे हैं उसके लिए बड़े ही गंभीर थे। विपक्ष कुछ भी कह सकता है इस बात को कि कमजोर दिख रहे थे, बड़े थके हुए लग रहे थे, बड़ा ही
गर्माहीन उनका जो है जो संबोधन था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब भारत के विपक्ष की जो है एक टेम्पलेट बन चुका है जिस पे उनको बोलना ही बोलना है। जिस गंभीरता की बात कर रहे हैं, हम देशवासियों को भी उसी गंभीरता से इसको लेना चाहिए। क्योंकि जब आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, ये युद्ध आपके घर पे नहीं हो रहा है, ये युद्ध हो रहा है आपके बगल में, युद्ध हो रहा है मध्य एशिया में, ये युद्ध हो रहा है वहां से जहां पर ज्यादातर शेष विश्व की, सिर्फ आपकी नहीं, शेष विश्व की जो है एनर्जी डिमांड जो है पूरी होती है। और जिस क्षेत्र में आपका सबसे ज्यादा कहना चाहिए जहां से रेमिटेंस आते हैं सबसे ज्यादा, जहां पर सबसे ज्यादा आपका इंपोर्ट होता है, वहां पे आग लगी है, तो ये संभव ही नहीं है कि आप उस आग की आंच से बच जाएं। उसके आर्थिक जो कहना चाहिए प्रभाव भारत में पड़ेगा। उन्होंने जो एक बड़े गंभीरता से कहा कि जिस तरह कोविड काल में हमको एक साथ आए थे और हम जो है उस मुसीबत में निकल गए थे, तो बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। कोविड काल में ये थोड़ा ज्यादा इजी था मेरे लिए, मैं मानता हूँ। ये बड़ी विचित्र बात लगेगी। कोविड काल में जब हुआ था तो हमको जो है घर में बंद कर दिया गया, तो वो हमारे घर में बंद रह के हमारी सुरक्षा थी। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि उत्पाद करने वालों ने उत्पाद करने में कोई कसर छोड़ी नहीं थी। लेकिन क्योंकि उत्पाद करने वाले को बाहर आना पड़ता, इसलिए वो चिन्हित थे। आज की तारीख ये है कि आज जो है उत्पाद करने वाले को पूरी खुली छूट है। जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, निश्चित रूप से पेट्रोल हो, चाहे ये आपका गैस हो, इस पे डिसरप्शन आएगा। इसमें यदि युद्ध लंबा चला तो ये भी मान के चलिए कि भारत ने बड़ी तैयारी कर रखी होगी, बड़े उसके पास ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सब कुछ होगा जहां से वो लेंगे। लेकिन ऑल्टरनेटिव रूट जो है उसको करना, उसकी श्रृंखला बनाना, उसमें टाइम लगता है, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लगता है। हम एक ऐसे उसमें जा चुके हैं जहां पर सत्य कुछ भी हो, हमको असत्य से ही लड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा तो उस वक्त जो है आपने ध्यान दिया होगा, तब तक ट्रंप का जो है 5 दिन वाला बयान नहीं आया था, जहां तक मैं समझता हूँ। शायद उसके बीच में आया, आई एम नॉट श्योर वेरी मच इसके बारे में। लेकिन जब उन्होंने तैयार किया होगा भाषण, तब 48 आवर्स का जो है अल्टीमेटम था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री बड़े दूरदर्शी हैं। उसका कारण ये है कि ट्रंप के 5 दिन की जो उन्होंने अपना बताया कि हम 5 दिन तक जो है कोई भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो वॉर को उन्होंने नहीं रोका था, उनकी तरफ से उद्घोषणा थी। लेकिन अभी मेरे पास सामने एक खबर है, ये 2 घंटे पहले की है, कि अमेरिका इजराइल स्ट्राइक्स हिट एनर्जी साइट्स इन एशवान एंड खुर्रमशहर, डैमेजिंग गैस लाइन्स टू खुर्रमशहर पावर प्लांट एंड कॉजिंग सिटी वाइड ब्लैकआउट। ये 5 दिन का जो उद्घोष आया है ट्रंप का, उसके बाद हुआ है। और उसके बाद उनकी जो आईआरजीसी की लीडरशिप है, उन्होंने कहा कि नो होल्ड बार, अब आई विल टारगेट इवन पावर स्टेशन इन इजराइल एंड अक्रॉस द पर्शियन गल्फ। तो ये समझ लीजिए कि संकट आपके द्वार पे आ चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी गंभीरता से भारत की जनता को बता दिया है कि ऐसा आने वाला है। आज की तारीख में किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति या राष्ट्र के स्वयं कोई भी कुछ कहने का जो है फेस वैल्यू का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जिस तरीके से अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की जो है इंटीग्रिटी के साथ साथ जो है वो कब क्या बोल रहा है, झूठ बोलने की जो है उसने राजनीति को जैसे हमारा विपक्ष जो है बड़ा एक्सपर्ट है, झूठ बोलने को उसने राजनीतिक हथियार बना लिया है, वैसे ही जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अंतर्राष्ट्रीय हथियार बनाया। ऐसे विप्लव काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से आने वाले संकट की आपको जो है चेतावनी दी। साथ में उन्होंने ऑल्टरनेटिव भी प्रदान किया। उन्होंने आपदा में अवसर वाली बात की, जिस तरीके से कोविड काल में हमने आपदा के अवसर में अवसर लिया है। उन्होंने सोलर पंप, सोलर एनर्जी, इस सब की बात की, जिसमें कि सरकार बहुत तेजी से काम कर रही। मेरे ख्याल से अब और तेजी से काम करेगी। तो मेरा जो है जो शुरुआत में इतना ही कहना चाहूंगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो संसद में जो है संबोधन था,
उसको जो है हर व्यक्ति को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और साथ में इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि भारत का विपक्ष जो है जिस उत्पात की तरफ उन्होंने इशारा किया है, मैं समझता हूँ उसकी जितना मैं गंभीर हूँ, उससे ज्यादा जी गंभीर हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। जी उसको मालूम जी है कि जब भारत में कुछ इस तरह संकट आएगा तो भारत का विपक्ष इतना विक्षिप्त हो चुका है, इतना दरिद्र हो चुका है कि वो उसको जो है उसमें अवसर निकाल के भारत भारत के राजनीतिक नेतृत्व को उखाड़ने के लिए या उसको नीचा जी दिखाने के लिए भारत भी जलाना पड़ेगा, तो उसके लिए वो तैयार है। जी। जी अवनीश सर, पुष्कर ने तो एक जो पश्चिम एशिया में जो युद्ध हो रहा है उसकी आंच यहाँ तक आएगी उसके बारे में बताया, और ये भी बताया कि अंदर में किस प्रकार से कौन लोग हैं जो आग लगाने को तैयार बैठे हैं। भारत में जो शांति है उससे तो बहुत लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, चाहे अमेरिका हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, या मतलब एक इस्लामिक तंत्र हो, या भारत के अंदर का पाकिस्तान हो। भारत शांत कैसे इस युद्ध काल में? भारत को तो युद्ध में घसीटने की बड़ी सारी प्रयास हो रहे हैं, और जैसा मोदी जी ने कहा कि तैयार रहना होगा, तो आप क्या देखते हैं किस प्रकार की समस्याएं जो है हमें फेस करने को आ सकती हैं, और आम जनता को उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी जी बिल्कुल। कल जब प्रधानमंत्री जी ने मध्य एशिया साउथ एशिया में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उस सबके बारे में जब उन्होंने बोला, तो इससे पहले दो जिम्मेदार मिनिस्टर्स ने, जयशंकर साहब ने और एक और जिम्मेदार मिनिस्टर्स ने सारी डिटेलिंग उसी सदन में कर दी। पुष्कर जी ने बिल्कुल सही बात कहा कि संसद में जब कोई बात कही जाती है तो वो न सिर्फ डॉक्यूमेंटेड होती है बल्कि वो पूरे देश के लिए होती ही है, पूरे विश्व के लिए भी होती है। तो प्रधानमंत्री जी से पहले दो मिनिस्टर्स ने वही रास्ता चुना, जयशंकर साहब ने भी वही रास्ता चुना, और मुझे लगता है कि जब संसद चल रही हो तो उस समय उस मंच का उपयोग इस तरीके, सकारात्मक तरीके से करना ही सबसे बेस्ट वे होता है। अब आते हैं प्रधानमंत्री ने जो 25-26 मिनट बोला, अगर क्रक्स देखें तो उन्होंने खुद ही कहा कि 3 तरह की समस्याएं आएंगी। पहली मानविकी की, यानी लोगों से जुड़ी हुई। तो ये कौन नहीं जानता है कि 92 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ के लोग, आसपास लोग उस पूरे युद्धरत जो एरिया है उसमें रहते हैं भारतीय। फिर प्रधानमंत्री ने ये भी बता दिया कि भाई 3 लाख को हम ले आए हैं। इसका मतलब अभी भी है कि 90 लाख के आसपास लोग वहां पर हैं। तो एक समस्या ये है भारतीयों की सुरक्षा की, मानविकी। हालांकि प्रधानमंत्री शेष विश्व के मानव की भी बात कर रहे थे, लेकिन हम जब स्पेसिफिक अपनी संसद में अपने प्रधानमंत्री की बात देखेंगे तो हम 92 लाख की ही देखेंगे, क्योंकि युद्ध काल में सबकी अपनी अपनी पड़ी होती है और यही युद्ध काल का सही तरीका है अपने आप को बचाने का, अपने आप को सुरक्षित रखने का। दूसरा उन्होंने कहा इंटरनल सिक्योरिटी। बाद में खुद इसकी डिटेलिंग भी की, जिसमें उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात की, जिसमें उन्होंने साइबर सिक्योरिटी की बात की, जिसमें उन्होंने तमाम और तरह की बात की, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी उन्होंने शुरुआत में ही गिनाया। और तीसरा जो कि हम सब जानते हैं, जिस पर लगातार बात हो रही है, वो है आर्थिक समस्या। आर्थिक क्या क्या हमारे साथ आएंगे, तो प्रधानमंत्री ने शुरुआत ही इन 3 मोटे पॉइंट्स के साथ की और उसके बाद उसको एलैबोरेट किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। कोविड काल का उन्होंने उदाहरण दिया, इसको लेके कई तरह की बात हो रही। मैं जब इसको डिकोड करने का प्रयास करता हूं तो कोविड काल में उन्होंने खुद कहा इसको डिकोड करने की बात नहीं है। पहला पॉइंट तो उन्होंने कहा कि जो अनुशासन हमने कोविड काल में दिखाया, तो अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, ये उन्होंने बता दिया। सेल्फ डिसिप्लिन क्या, मैं आपको बड़ा एक रोचक उदाहरण अभी दिखाता हूं जो कि मेरा अपना निजी है। पिछली 14 तारीख को हमारा सिलेंडर एलपीजी हमको डिलीवर हुआ, जो कि हमने 12 तारीख को बुक कराया था इसी महीने। कल मैंने ये प्रयास किया कि लाओ देखते हैं 25 दिन हमारा पूरा नहीं हुआ है, क्या इंडियन को हम फोन से बुकिंग कराएं और वो बुकिंग स्वीकार करता है। जस्ट टू चेक द रिस्पॉन्स, कल सुबह मैंने ये किया और मेरे पास एक एसएमएस आया इंडियन से पलटते ही। मेरी वो कॉल कनेक्ट नहीं हुई, जो डीवीआर बोलता है उसने भी नहीं बोला, लेकिन दर्शकों देखिए ये मेरे पास टेक्स्ट मैसेज आया तुरंत उस फोन के कटने के तुरंत बाद ही, और इसमें लिखा क्या है, वो बड़ी चीज है कि सरकार की तैयारी कैसी है। और प्रधानमंत्री संसद में तो बोलते ही हैं,
उनके सारी सेवाएं सरकार की क्या बोल रही हैं। मैं जरा इसको पढ़ता हूं संदीप जी। सुबह 7:54 पर यह खुरापात मैंने की थी, एक कॉल की, एलपीजी जिस पर मैं बुक कराता हूं, फोन कट गया, मेरे पास मैसेज आया, डियर कस्टमर, योर लास्ट सिलेंडर वॉज डिलीवर्ड ऑन 14th March 2026. योर नेक्स्ट रिफिल बुकिंग इज नॉट ए ड्यू, प्लीज अवॉइड, अब ये सेंटेंस सुनिएगा, प्लीज अवॉइड रिपीटेड कॉल्स एंड हैव पेशेंस। ये आपका इंडियन सर्विस दे रहा है, यानी हमें ये बताया जा रहा है कि आपकी 25 दिन की अवधि पूरी नहीं हुई है, गैस की कोई समस्या नहीं है, हम आपको डिलीवर करेंगे, लेकिन उंगली मत करिए, पेशेंस रखिए। ये कहते हैं तैयारी, सरकार की तैयारी। जब कल प्रधानमंत्री ने बोला कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म कर दिया गया है, वो रोज मिल रहे हैं ये डिटेलिंग की, कहाँ क्या करना है, किस तरीके की तैयारी करनी है, कौन सी चीज करनी है, ये रोज हो रहा है। ये हमने कोरोना काल में देखा था। कोरोना काल भी एक जैविक युद्ध की स्थिति थी। तो कोरोना के सेल्फ डिसिप्लिन की जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले हमें नागरिक बोध का ज्ञान करा रहे हैं कि हमें लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना है, हमें जमाखोरी नहीं करनी है, हमें 4-4 सिलेंडर भर के रखने की तमन्ना नहीं पालनी है, हमें अन्य जो सेवाएं हैं वहां पर भीड़ की स्थिति नहीं बनानी है। ये सारी स्थितियां हो रही हैं। आप अमेरिका, कनाडा, आप ऑस्ट्रेलिया, आप पूरे यूरोप में देखिए, स्टोर्स खाली हो चुके हैं, अंडे नहीं मिल रहे हैं, सारे लोगों ने, वहां की भी प्रवृत्ति है, ऐसा नहीं है कि ये भारतीयों में प्रवृत्ति है, उन्होंने उठा उठा के सामान स्टॉक करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक भारत में तेल की प्राइजेस नहीं बढ़ी हैं, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों को मैं समझता हूं उचित कि साफ साफ बताया जाए कि स्थिति क्या है। मैं एक स्लाइड दिखा रहा हूं संदीप जी, उस स्लाइड में आप देखेंगे कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से पूरे विश्व में तेल की कीमतें किस तरीके से बढ़ी हैं और कहां कहां बढ़ी है। ये स्लाइड आपको बताती है कि G20 जो कंट्रीज हैं, उसमें केवल और केवल आप नीचे देखिएगा तो इंडोनेशिया है जहां अभी तक कोई ऑयल प्राइस नहीं बढ़ाया, सऊदी अरब ने नहीं बढ़ाया, भारत ने नहीं बढ़ाया, और रूस ने बल्कि ऑयल प्राइसेस अपने यहां कम किए। इसके अलावा आप यूनाइटेड स्टेट से लेके, कनाडा से लेके, फ्रांस से लेके, साउथ अफ्रीका से लेके, ये सारे वो देश हैं जहां पर ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस बढ़ाए जा चुके हैं। अब यहां पर प्रधानमंत्री ने जब कहा ना कि अफवाह भी फैलाई जाएगी, मैं उसका भी उदाहरण जरा दर्शकों को देता हूं। आप देखिए भारतीय मीडिया का क्या स्तर है। संदीप जी, ये मीडिया की एक हेडलाइन मैं दर्शकों को इस समय दिखा रहा हूं, कीमत तो चुकानी होगी, होर्मुज पार करने वाले चुनिंदा जहाजों से ईरान करेगा वसूली, 18 करोड़ देना होगा टोल। ये भारतीय मीडिया की खबर है। कितना इरेस्पॉन्सिबल मीडिया है, और अफवाह फैलाने का काम जो असामाजिक तत्व हैं वो तो करते ही करते हैं। भारत का विक्षिप्त मीडिया, अस्तरहीन मीडिया कैसे करता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने यहां लिखा कि 18 करोड़ का टोल देना होगा, जबकि ईरान की तरफ से ये दूसरी खबर कहती है कि $20 लाख वसूलने की खबरों को ईरान ने बताया निराधार, होर्मुज से निकले 2 भारतीय जहाज। क्या हमें ये नहीं लगता है कि हमें ऐसे जो अनावश्यक रूप से अफवाह मीडिया के जरिए फैलाए जाते हैं, उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है, और उस पर भी बात कर रहे हैं। अब मैं अंतिम में आता हूं, पॉइंट 5। बहुत सारे लोग उसको 1 कहते हैं, 1.5 कहते हैं, 2 कहते हैं। साहब देखिए, पॉइंट 5 में केवल मजहब और मजहब वाले ही शामिल नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि भारत का विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष भी भारत के आंतरिक शत्रुओं में शामिल है, और इसीलिए कांग्रेस को और कांग्रेसी इकोसिस्टम को एक पार्टी के रूप में मैं भारत का राजनीतिक शत्रु कहता हूं। आज हम देख रहे हैं कि देश में आग लगने की स्थिति मौजूद है। राहुल गांधी जैसा आदमी तो इस देश में कितने सालों से किरोसिन ऑयल फैला के बैठा हुआ है। तो युद्ध की स्थिति में अगर कोरोना काल का उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, तो वैसा अनुशासन, और आगे मैं अगर इसको प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत देख पाता हूं तो ये स्थिति भी आ सकती है कि तेल का संचय करने के लिए, उसकी खपत को रोकने के लिए जो कोरोना काल में हमने प्रैक्टिस किया और सफलता से प्रैक्टिस किया, आज तक बड़ी संख्या में उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है, जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देना, ये मैं आगे होता आते हुए देख रहा हूं।
कई बार हो सकता है कि सरकार कोई दिशा निर्देश न दे, लेकिन इनफॉर्मल तरीके से, जैसे पाकिस्तान में उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, काट देंगे, बिजली नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, ऐसी चीजें नहीं। लेकिन इस तरह की चीजें, क्योंकि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रोज सुबह और शाम 2 बार दिन में बैठक कर रहा है और एक-एक चीज को शेयर किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री ने बड़े विस्तार से डिटेलिंग करी, 3 तरह के खतरों के बारे में बताया, जी। आर्थिक खतरा भी बता जी। दिया उन्होंने, आंतरिक सुरक्षा भी बता दिया और उसके बाद उन्होंने जो मानविकी है उसको भी बता दिया। इन्हीं तीनों दायरे के अंदर सारी समस्याएं समाहित हो जाती हैं, तो मुझे लगता है कि हमें तैयार तो रहना ही चाहिए। और एक चीज मैं बेहद जरूरी है कहना, साहब ये बताइए, अनावश्यक कालाबाजारी, क्योंकि जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, कालाबाजारी होती है, ये होता है। आप उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी के खिलाफ एक्शन उम्मीद कर सकते हैं, बिहार में आप कर सकते हैं, आप उत्तराखंड में कर सकते हैं, आप असम में कर सकते हैं, क्या आप वेस्ट बंगाल में कर सकते हैं, क्या आप पंजाब में कर सकते हैं, क्या आप तमिलनाडु में कर सकते हैं, क्या आप कर्नाटका में कर सकते हैं, क्या आप झारखंड में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसीलिए जब पॉलिटिकली बात होती है और जब मैं डबल इंजन की बात कहता हूं, तो इसीलिए राष्ट्रवादी डबल इंजन सरकारों की अति आवश्यकता है। जिस स्पीड से भारत आगे गति कर रहा है और जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां लगातार बन रही है, और ये कोई रुकने वाली नहीं है। और एक चीज अंत में कहूंगा, अपनी बात अभी के लिए समाप्त करूंगा, यह युद्ध कब खत्म होगा हम में से बैठे तीनों नहीं जानते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं जानते, हो सकता है जानते हो, हम लोगों को ना बताएं। लेकिन अब तक ये 1 महीने लगभग होने जा रहे हैं, इस 1 महीने में ही इतना नुकसान हो चुका है, इतना डेंट हो चुका है पूरे विश्व को, कि इसकी प्रतिध्वनि हमें आगे आए दिखाई देगी। भला हो कि अभी हम इसको सीधे नहीं झेल पा रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार को हमें धन्यवाद देना चाहिए। जी। तो सर सबसे पहले तो सॉरी, यह भी जानना आवश्यक है कि पुष्कर दास, मैं जानना चाहूंगा कि एक हम अगर एक सेक्टर, एक बात को, एक विषय पर थोड़ा ध्यान दें कि विपक्ष और एक भारत का जो विपक्ष है, जो मुसलमान वोट बैंक है, वह इस मोड में आ चुका है कि हम तो चुनाव नहीं जीत रहे, तो भारत हमें जलाना है। इस प्रक्रिया में वो लोग क्या कर सकते हैं और सरकार किस प्रकार से उसका बचाव करने के प्रयास में रहेगी, और दूसरा समाज क्या करेगा अगर इस प्रकार से ये लोग, जो मौका मिल गया है, बहुत सालों से मौका नहीं मिला है, क्योंकि भारत 2014 से पहले अशांत था, बम फटते थे, पाकिस्तान यहाँ हरकतें कर लेता था, तो इंटरनल पाकिस्तान को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। पर अब ये जिम्मेदारी तो इनके सर पे है, भारत को परेशान करने की। पुष्कर दा, मैं चाहूंगा कि कम शब्दों में आप अगर इसकी हमें बात बताएं। जी, आप म्यूट है। आप म्यूट हैं पुष्कर दा, आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं, म्यूट हैं। हाँ सॉरी, मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री ने इस विषय में अपने संबोधन में बहुत उसको पूरा विस्तार दिया है, और जो सीसीसी की कैबिनेट सिक्योरिटी की मीटिंग 1 दिन पहले हुई थी, निश्चित रूप से इस संबोधन को करने से पूर्व हर सारे जो पिन पॉइंट्स होते हैं उस पर उन्होंने अपना जो है कार्य कर लिया होगा। लेकिन कोई भी सरकार कुछ भी कर ले, सब कुछ कर ले, यदि किसी को जो है सड़क पे आकर नंगाई करनी है तो वो होगा ही होगा। सरकार उसका सिर्फ जो है, देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन जो उन्होंने बात की है कि आप जो है अनुशासन, जिसको अभी अवनीश ने कहा है, उसको बड़ा मैं महत्व देता हूँ। एक जैसा एक परिवार का जो अग्रज होता है, वो अपने जो अनुज होते हैं उनको यही शिक्षा देता है कि भाई जो है अनुशासन में रहो, थोड़ा विकट संकट है, आपको उसको निभाना है। तो वो तो उनको जो मानते हैं या जो उसकी बात सुन रहे हैं उनके लिए तो है, लेकिन जिनको जो है आपदा में अवसर जो है आग लगाने के लिए है, तो उनका तो होगा ही होगा। एक चीज दूसरी बात ये है कि उनके पास बड़ा सुअवसर है। सुअवसर इसलिए, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि 2 घंटा पहले खबर आई कि ईरान पे आक्रमण किया है इजराइल, और उन्होंने शहर अंधेरा किया। साथ में IRGC के जो स्लीपर सेल है अमेरिका में, वो भी एक्टिवेट हो गए हैं। अभी मैंने आपको एक रील भेजी है
ये टेक्सास में जो रिफाइनरी है उसमें विस्फोट हुआ है। ये दूसरी रिफाइनरी है जिसमें जो है ब्लास्ट हुआ है टेक्सास में, जैसा आप जानते हैं। तो इसका मतलब जो है ईरान रुक नहीं रहा है, ईरान के हाथ में अब है नहीं। ईरान में जिस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूशन नीचे के लेवल में कर दिया है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुका है। तो इसी के तहत जो है इसको जो है जिस तरीके से वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में है, वैसे ही भारत का विपक्ष भी है। भारत के विपक्ष को आप कुछ भी देखो, मैं तो कल भाषण खत्म होते ही मैंने ट्विटर पे देखा और सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस के नेता और उनके जितने बड़े हैंडल हैं, क्या छोटे मोटे जो उनके जो जैसे बोट्स कहते हैं, वो जो है एक नैरेटिव चलाने लगे थे। और वो नैरेटिव था कि ये सरकार नालायक है, ये हमको गैस नहीं दे पा रही, पेट्रोल नहीं दे पा रही, ये नहीं कर पा रही। सबको मालूम है कि ये जो है भारत पैदा नहीं करता है। सब तो जब सब कुछ हमको आपको सब जो बातें मालूम है वो भारत के विपक्ष को भी मालूम है। कल जो है राहुल गांधी यहाँ पर नहीं थे, कहीं और बोल रहे थे, और वो कह रहे थे किस तरीके से जो है भाग गए प्रधानमंत्री मोदी भाग गया, ये शब्द का प्रयोग किया। तो जहां पे इतनी घृणा हो तो ये मान के चलिए कि आपको जो है सड़क पे उपद्रव होगा, आग जलाने के लिए उनके कुछ नहीं है, तो सेल्फ एमुलेशन किया जाता है। क्या होता है, हमने देखा है कि जब कुछ नहीं होता है तो आदमी खुद ही मट्टी तेल अपने पे डालकर जो है आग लगा लेता है और दूसरे को ब्लेम करता है। ये कई घटनाएं देखी हुई है। तो विपक्ष भारत का इस मोड पे जा चुका है। इस विपक्ष के पास एक बड़ी भीड़ है, 0.5 जिसको बार बार हम लोग कहते हैं, जो कि जो है इस वक्त जो सबसे उद्वेलित है। यहाँ पे जो है कोई मतलब नहीं होता धुरंधर पार्ट 2 का मुझे रेफरेंस लाने का, लेकिन जो प्रतिक्रिया वहां से मिल रही है उस पिक्चर के बाद, तो आप समझ लीजिए कि ये जो जब भारत में संकट आया है तो ये कितना इनके लिए जो है दिवाली का मौसम, हमारे लिए जो है ये कष्ट का मौका है। हमको संघर्ष करना है, हमको फिर से जो है 4 साल बाद जो है एक और विपत्ति आई उसका समाधान करना है। जब भारत विश्व में सबसे तेज बनती हुई आर्थिक व्यवस्था है, जिसको ना चीन चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, कोई नहीं चाहता, कोई इस्लामिक कंट्री भी नहीं चाहता। हकीकत ये है। 1000 साल से नहीं तो चाहता, आप कैसे मान सकते हैं कि हजारों साल से जिनका नहीं रसूल चाहता ये है जी। कि जीवन उनका शहादत पे है, क्योंकि उनके लिए ये जिंदगी नहीं है। उनके लिए तो जो इसके बाद की जो मरने के बाद है वहां पे उनका जो है सब कुछ है। तो ऐसे अवस्था में ऐसे पागलों ऐसे को जो हो जिसको कि जी भारत का प्रमुख विपक्ष जो है पूर्णतः समर्थन करता हो, तो ये इसके लिए तैयार है। ये एक जो है एक ज्वाला है जिससे हमको निपट के चलना है। ये इससे जो है हम जो है अछूते नहीं रह सकते। हाँ, जहां प्रधानमंत्री ने हमसे अनुशासन की बात की, हमको अपने स्तर पे जी इसको जो है हमको लेकर जो है जरूर ध्यान रखना है। बाकी सरकार तो अपना करना होगी, तो उस वक्त हमको जो है हाय हाय तौबा नहीं करनी है। जो जैसा करेगा सरकार, मुझे पूरा विश्वास है जी वो कर ले। जी। जी अवनीश सर, एक आखिरी सवाल आपसे। विपक्ष का यह भी कहना है कि अगर ईरान का साथ दे देते, अगर मुसलमानों का साथ दे देते, अमेरिका इजराइल का साथ न देते, तो ये नौबत ना आती, फिर तेल गैस की कमी ना होती। बिल्कुल ठीक है। ये क्योंकि ये इनको तो उन मुसलमानों लोगों से वोट बैंक के आगे लेटना है, तो इनके इस ठीक है, दुराग्रह का लेटना क्या? उठना ठीक है संदीप जी, लेटना उठना बैठना कसरत करना, सरकेबल लेटना, सरकेबल उकड़ू हो जाना, झुक जाना, हम्म, हम्म, घुटनों पे आ जाना, ये सारी चीजें उनके हिस्से रहने दीजिए। मुझे उन लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना है, आपके जरिए से मैं पूछ लेता हूं कि ईरान का वो कौन सा आई लव यू फ्रेंड है जिसके पास इस समय ईरान भर भर के तेल भेज पा रहा है, बताइए मुझे। और भारत, अभी 2 समाचार मैंने भारतीय मीडिया के ही आपको दिखाए। हम्म। प्रधानमंत्री ने भारत का स्टैंड कल अपने 26 मिनट के भाषण में साफ कर दिया। उन्होंने एक सेंटेंस कहा, मैं कोट कर रहा हूं, किसी को भी अधिकार नहीं है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वहां से किसी भी तरह के संचलन में बाधा पहुंचाए। कमर्शियल शिप्स को तो बिल्कुल वो नहीं ये करना क्या है? चाहिए। आओ, जो करना है कर लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान को कल संसद से हड़काया। मैं तो अपनी टीम से कहूंगा, बनाओ थंबनेल आज के इस वीडियो का। इससे बड़ा साफ लाउड एंड क्लियर स्टैंड क्या होगा? और अमेरिका और जो इजराइल को भी बोला ईरान कि आप पावर वगैरह पर नहीं जाएंगे, मतलब कमर्शियल और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप बिल्कुल नहीं छुएंगे।
यह भी कहा। उसके साथ उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी बहाल हो जाए, सारी चीजें यथास्थिति आ जाए। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। भारत इजराइल के साथ भी है, भारत ईरान के साथ भी है, भारत भारत के साथ भी अमेरिका है। के साथ भी है, अमेरिका भारत के साथ भी है, ईरान भारत के साथ भी है, इजराइल भारत के साथ भी है। लो, अरे मैं तो कांग्रेसियों से कहता हूं कि एक बार आदमकद मूर्ति निकालो संग्रहालय से, अपने स्टोर से, पंडित नेहरू की। और पंडित नेहरू जिस गुट निरपेक्षता का चूरन बेचते थे, उखाड़ कुछ नहीं पाए। भारत इस समय नरेंद्र मोदी की अगुवाई में असली गुट निरपेक्षता नीति को लेकर आगे बढ़ रहा है। हम न तेरे, हम न तेरे, हम न तेरे खिलाफ, हम न तेरे खिलाफ, हम अपने साथ हैं, और जो हमारे अंदर हैं भारत के खिलाफ, हम उसकी ऐसी तैसी करेंगे। लेकिन फिर एक बार मैं याद दिलाता, मैं कहता हूं भारत में भारत का विपक्ष मजहबियों के सहयोग से आग लगाए, स्वागत। पुष्करदा अगर भविष्यवाणी करते हैं कि ऐसा होना ही है, ठीक है साहब, हो जाए। यही वो समय होगा जब हमें एक तरफ भारत का वो राष्ट्रवादी धड़ा, वो राष्ट्रवादी समाज जो भारत की प्रगति चाहता है, भारत को आगे बढ़ते देखना चाहता है, वह स्वतः अनुशासन अपने प्रधानमंत्री की जैसे उसने कोरोना काल में माना वैसे मानेगा। वही तबका जो कोरोना काल में स्वतः अनुशासन नहीं माना, थूका, या किया, वाह किया, वो करेगा। हमने तब भी देखा, हमने अब भी देखा। अगर मजहबी सड़क पर निकलेंगे और वो शहर कानपुर, वो शहर लखनऊ, वो शहर अलीगढ़, वो शहर मथुरा, वो गोरखपुर, वो देवरिया, वो पीलीभीत होगा तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। वो अगर उत्तराखंड में उतरेगा तो हड्डी तोड़ दी जाएगी। वो राजस्थान में उतरेगा, वो मध्य प्रदेश में उतरेगा, काम लगा दिया जाएगा। वो बिहार में उतरेगा, काम लगा दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल अगर जलेगा तो वेस्ट बंगाल की समस्या है। और मैं तकनीकी आधार पर यह कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट इशू है। ये भारत के समाज के लिए, हम पूरे भारतीयों के लिए जन जागरण का एक और अवसर आया है। मैं आपदा में अवसर प्रधानमंत्री की बात को ऐसे कहता हूं, जब हमारा प्रधानमंत्री इतना लाउड एंड क्लियर रहता है, कहता है दंगाई कपड़ों से पहचाने जाते हैं, तो आगे आने वाले समय में अराजक स्थिति अगर इस देश की कांग्रेस पार्टी, उसका इकोसिस्टम मजहबियों के सहयोग से अगर पैदा करता है, तो ये हमारे लिए सर्व शिक्षा अभियान है। खुली नंगी आंखों से जो हमने खुरापात कोविड काल में देखा था, वही खुरापात हम फिर देखेंगे। लेकिन जहां जहां खुरापात होगी, वहां वहां के समाज को यह सीखना होगा, समझना होगा कि हमें क्या परिवर्तन करना है। जो 2017 में उत्तर प्रदेश ने किया, जो लगातार बिहार कंटिन्यू कर रहा है, जो मध्य प्रदेश गलती करता है लेकिन तुरंत भूल सुधार करता है, जो राजस्थान रोटियां पलटना बंद कर सकता है, तो भैया ये जन जागरण का काल भी है। और सुनिए, जैसा प्रदेश आपने अपनी सरकार बनाई है, महाराज आप वही देखेंगे। मुर्शिदाबाद में दंगा होगा तो हम क्या करें? हम लखनऊ वाले जो है वो सुबह उठेंगे और जाके कचौड़ी और जलेबी खाएंगे। हमने वो काम किया है लोकतांत्रिक ढंग से, बिहार हमारा मौज करेगा। तो ये इस काल का भी समय है। और राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन के साथ जो संघीय व्यवस्था हमने पाली हुई है, जिसमें मुंह उठा के बिना जानकारी के हम कह देते हैं कि मोदी वेस्ट बंगाल में कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, भाजपा ही काटे जा रहे हैं। अरे भैया, संघीय व्यवस्था है, वहां सरकार बदलो। सरकार नहीं बदलोगे तो अराजकता होगी। भारत के जिस हिस्से ने, जिस समाज ने अपने आप को राष्ट्रवाद के साथ रखा है, वो इसी काल में स्वतः अनुशासन के साथ अपनी सरकार की नीतियों के साथ चलेगा और इससे पार पाएगा। और जिसे थूकना होगा वो थूकेगा, पहले भी थूका है, अब भी थूकेगा। जी, पश्चिम बंगाल में संघीय व्यवस्था तो है, संघ की भी व्यवस्था है, तो चिंता ना करें। संघ अपने लोगों को कैसे बचाना है वो जानता है और सरकार एसआईआर कर ही रही है। हम बाकी आपकी पुष्करता की बात सही, आपकी सही कि नेतृत्व जिस प्रदेश का जैसा, उस प्रदेश की जनता का भविष्य वैसा। दूसरी बात, हमने आज थोड़ी सी ग्लूमी बात की कि समय जो है
संकट आने वाला है, समय ठीक नहीं है। पर हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि इस आपदा में अवसर कितने हैं भारत के पास, इस समय एनर्जी डिपेंडेंट होने पर कितने काम चल रहे हैं, तेल गैस की एनर्जी से उतरकर हटकर हम अपने आप को भारत कितना ऊर्जा पे सक्षम कर सकता है, इस पर भी कार्य चल रहे हैं। हम वो टेक्नोलॉजिकली बातें भी करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल और आप गिनाया, इसकी भी डिटेलिंग की। शिप बिल्डिंग में बहुत सारा काम चल रहा है, शिप्स भी आपके हों, आपकी कंपनीज के हों, तो बहुत मैसिव आप और बस इस क्या है, इस पुष्करदा भी कहते हैं कि इस आग के दरिया से समय काल से निकल जाना है, सुरक्षित होकर मतलब आराम से अपने अनुशासन के साथ में निकल जाना है। बच्चों का भविष्य स्वर्णिम होगा, क्योंकि फिर कोई नहीं बचेगा, फिर सिर्फ भारत ही होगा। सबकी आप हाथ दे रख रहे हैं। मिडिल ईस्ट हम लोग 2014 में लगता था जैसे यही सारे देश दुनिया के सबसे बेहतरीन देश हैं, भारत कितना गया गुजरा है। आज 12 साल में देख लीजिए कौन किस स्थिति में खड़ा है, अपनी रक्षा तक नहीं कर सकते ये लोग, तो क्या ही कहेंगे। अरबों खरबों का शहर बनाया जा रहा है, रक्षा नहीं कर सकते। तो प्रकृति वापस से अपना स्थान लेती है। भारत प्राकृतिक है, भारत हिंदू बहुल है, हिंदू प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाता है, हिंदू प्रकृति के साथ रहेगा, प्रकृति अपना स्थान वापस सर्वोपरि कर लेती है। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बहुत आवश्यक है यह वीडियो लाइक करना और शेयर करना। आपके माध्यम से इस वीडियो का दूर तक जाना, ऐसा मेरा आग्रह भी है, मेरी इच्छा भी, आकांक्षा भी है, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बातें की गई हैं और यह कुछ दिन में दिखने की आशंका है। तो लोगों को हल्की-फुल्की इस बात की जानकारी हो और वह अपनी तैयारी हल्की-फुल्की करके रखें, बस इसके लिए। कृपया चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारंभ पुष्करदा बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। अवनी सर बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय राम दिया। राम। राम, राम। नवरात्र की सभी को शुभकामनाएँ। जय श्री राम।